अगर हम दुनिया का सारा पैसा इकट्ठा करके एक जगह रखें तो वो होंगे 8 ट्रिलियन डॉलर्स। ये स्टैक 800 किलोमीटर से भी लंबा है, यानी 90 माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा। लेकिन ये सिर्फ वो पैसा है जो आज तक प्रिंट किया गया है। जो एक्चुअल पैसा इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है वो है 123 ट्रिलियन डॉलर्स। ये वो पैसा है जो लोगों के अकाउंट में दिखता है लेकिन रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। और अभी हमारी दुनिया 320 ट्रिलियन डॉलर्स के कर्जे में है। लेकिन अगर दुनिया में इतना पैसा है तो दुनिया कर्जे में कैसे हो सकती है? ये समझने के लिए आपको सबसे पहले पैसे को समझना होगा। ये सारा पैसा आया कहाँ से? पैसा बनाया किसने? पैसे से पहले क्या था? पैसा काम कैसे करता है? एंड क्या ये हमेशा के लिए रहेगा? You smell that? What is that? The cologne? Opportunity. No, money. Here comes the money. Here we go. Money talk. Enough of this will make you invincible. Mexico. All I'm saying. पैसा हमेशा से एग्जिस्ट नहीं करता था। आज से 12,000 साल से भी पहले जब लोग हंटर ग्रुप्स में रहा करते थे तब कोई मॉनेटरी सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था, बल्कि एक मोरल इकोनॉमी एग्जिस्ट करती थी। फूड, टूल, रिसोर्सेज, हर एक चीज़ बेसिक सर्वाइवल के लिए ज़रूरी थी। इसलिए ये सब कुछ आपस में बांटा जाता था सोशल रूल्स के अकॉर्डिंग, ताकि वो ग्रुप सर्वाइव कर सके। इस टाइम पीरियड में ग्रुप्स छोटे होते थे, 50 लोगों के करीब, और मेमोरी स्ट्रांग होती थी। एज अ रिजल्ट नोमैड्स यूज्ड टू रिमेंबर उन्होंने किसकी मदद की थी एंड किससे मदद लेनी है। पर फिर 9,000 साल पहले ह्यूमन सिविलाइजेशन में एक चेंज आया एंड लोग हंटर ग्रुप्स की जगह एग्रीकल्चर ग्रुप्स बनाने लगे। इस पीरियड को न्यूलिथिक रेवोल्यूशन बोला गया, जहाँ पे अब एक ग्रुप इनफ गेन, पोट्री एंड लाइवली स्टॉक क्रिएट कर रहा था जो कि सर्वाइवल के लिए ज़रूरी था। जब ये ग्रुप्स दूसरे नोमैड ग्रुप से मिले जिनके पास अलग रिसोर्सेज थे, अलग टूल्स थे, तब इन ग्रुप्स को डायरेक्ट एक्सचेंज की जरूरत पड़ी। एंड देन पहला इकोनॉमिक ट्रेड सिस्टम स्टार्ट हुआ जो कि था बार्टर सिस्टम, जहाँ पे अब दो ट्राइबल ग्रुप्स आपस में रिसोर्सेज शेयर कर रहे थे। तुम हमें मीट दो, हम तुम्हें हथियार देंगे। पर फिर करीब 7,000 साल पहले सिविलाइजेशन ग्रो होने लगी, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, विलेजेस टाउन में कन्वर्ट होने लगे एंड ट्रेड्स और भी ज्यादा फार लैंड्स में होने लगे। इवन ट्रेड की फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होने लगी। नतीजा, बार्टर सिस्टम क्रैश करने लगा क्योंकि बार्टर सिस्टम का एक ड्रॉबैक था, द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। तब ह्यूमंस ने अपना दिमाग लगाया और लगभग 6,000 साल पहले एक नया सिस्टम बनाया गया अकाउंटिंग का, जिसे IOU बोला जाता है। बेसिकली ह्यूमंस क्ले के ऊपर हिसाब रखने लग गए कि उन्होंने किसको क्या दिया था एंड किससे क्या लेना है। सो यू कैन से मनी की इन्वेंशन से पहले डेट का इन्वेंशन हो चुका था, क्योंकि जब भी टेम्पल प्रीस्ट या किंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करते थे लोगों को तो चीजें इंटरेस्ट के साथ वापस लेते थे। एंड अगर इंटरेस्ट ओवर टाइम ज्यादा बढ़ जाता तो वो इंसान या फिर उसकी फैमिली को स्लेव बना लिया जाता। एंड यहीं से स्टार्ट हुआ था डेट स्लेव का कॉन्सेप्ट। बट IOU अकाउंटिंग सिस्टम के साथ भी बार्टर सिस्टम को कैरी आउट करना मुश्किल था। एज अ रिजल्ट एक नया तरीका निकाला गया ट्रेड के लिए, विच वॉज कमोडिटी मनी। ये वो मनी नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो, बल्कि इस मोमेंट पे इंसान हर उस चीज को एज अ मनी यूज करने लगा था जो कि रिसोर्सफुल थी एंड प्रीशियस थी, लाइक कैटल, एक्सिस, नाइव्स, एरो, स्वॉर्ड्स, शी शेल्स, एनिमल स्किन, सॉल्ट एंड इवन ह्यूमन स्लेव्स भी। एंड इसी टाइम पे एक और कॉन्सेप्ट मनी से पहले क्रिएट हो गया जो कि था वेल्थ का। जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज, ज़्यादा स्लेव्स एंड ज़्यादा कैटल्स होते थे वो वेल्दी था, क्योंकि उसके पास ज़्यादा ट्रेड फ्रीडम थी। एंड ये सारे रिसोर्सेज पास ऑन किए जाते थे नेक्स्ट जनरेशन को भी। बट कमोडिटी मनी भी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं था। इससे किसी भी रिसोर्स की एक्चुअल वैल्यू पता करना मुश्किल था। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे सॉल्ट चाहिए तो उसके बदले मुझे कितने घंटे लेबर करनी पड़ेगी, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं था। एंड नाउ फाइनली ह्यूमंस को रियलाइज होने लगा कि उनको कुछ ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा जो कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू होल्ड करता हो एंड जिसको ट्रेड के लिए यूज किया जा सके। और फिर फाइनली 2700 साल पहले चाइना में पहली बार करेंसी बनी और मनी का कॉन्सेप्ट दुनिया में आया। इंसान के इतिहास में कॉइन्स बनाने से भी पहले इंसानों ने कुछ ऐसा अचीव कर लिया था जो कि इवन आज भी हमारी इकोनॉमी को चला रहा है, सोना।
9000 साल पहले जब ट्राइबल ग्रुप्स हंटर से एग्रीकल्चर पे शिफ्ट हुए थे, तब उन्हें जरूरत पड़ी थी स्टोरेज यूनिट्स की। बेसिकली ऐसी चीजें जिसके अंदर वो अनाज को बचा के रख सकते थे। और इसी वजह से इंसान ने एक नई स्किल सीखी जो कि थी पोट्री। पोट्री सीखने के एक प्रोसेस में इंसानों ने फायर को कंट्रोल करना, भट्टी बनाना, क्ले को यूज करना सीखा। पर इंसानों को भनक भी नहीं थी जो चीज वो अनाज बचाने के लिए कर रहे थे, उसी से वो एक दिन कुछ ऐसा बनाएंगे जो कि सभ्यताओं को चलाएगी। क्ले कलेक्ट करने के लिए इंसानों को रिवर बेड्स के पास खुदाई करनी पड़ती थी और इन्हीं खुदाई के दौरान कुछ ट्राइब्स को ऐसे कंकड़ मिले जो कि पत्थर नहीं थे और मारने पे आसानी से मुड़ जाते थे। ये था तांबा यानी कि कॉपर। इंसानों को ज़्यादा समय नहीं लगा ये समझने के लिए कि कॉपर को मेल्ट करके इसे किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। तो ह्यूमंस ने कॉपर से कुछ आसान यूटेंसिल्स बनाए एंड खुद को सजाने के लिए गहने भी बनाए। ये उतने अच्छे नहीं थे जितना आप सोच रहे हो, लेकिन ये उनके लिए उनकी बेस्ट क्रिएशन थी। और बहुत ही जल्द सरफेस लेवल का कॉपर खत्म होने लगा और अगर और ज़्यादा कॉपर चाहिए था तो और ज़्यादा खोदना पड़ता। तो ट्राइब्स ने यही किया, लेकिन कॉपर की जगह इस बार उनको कुछ और मिला। ये था लेड यानी कि धातु। लेड को वेट, सील और पाइप जैसी चीज़ों के लिए ही इस्तेमाल किया गया। लेड बहुत ही जल्दी पिघल जाता था और लेड को पिघलाते हुए इंसानों ने एक ऐसा मेटल देखा जो कि चमक रहा था और जल्दी पिघल नहीं रहा था। ये था चांदी यानी सिल्वर। सिल्वर के चमकने के कारण इसे डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किया गया। और ठीक इसी तरह सोने की डिस्कवरी भी। लेकिन सोना ढूंढना इतना नायाब था कि सोने को टूल्स के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि रेयर मेटल की तरह इस्तेमाल किया गया। डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किया गया। जो ट्राइब लीडर्स थे या राजा लोग थे उनके लिए गहने बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। कॉपर की डिस्कवरी 10,000 साल पहले हुई थी और गोल्ड की डिस्कवरी 6,000 साल पहले। लेकिन पहले कॉइन की क्रिएशन 2700 साल पहले ही हुई है। चाइना ने ह्यूमन सिविलाइजेशन का पहला मेटल कॉइन बनाया जो कि ब्रॉन्ज के इस्तेमाल से बना था। इस कॉइन ने स्टैंडर्डाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी, क्योंकि एक कॉइन एग्जैक्टली उतना ही वैल्यू करता था जितना उस कॉइन को बनाने के लिए मेटल का इस्तेमाल किया जाता था। अब इंसान के इतिहास में यहाँ तक सब कुछ बहुत ही सिंपल था। पहले काउस को यूज किया जा रहा था ट्रेड के लिए, क्योंकि वो रिसोर्सफुल थे एंड डायरेक्ट यूटिलिटी प्रोवाइड करते थे। फिर मेटल को यूज किया जाने लगा ट्रेड के लिए, क्योंकि इसे इजिली ढूंढा नहीं जा सकता एंड ये ड्यूरेबल भी है, जल्दी खराब भी नहीं होता है। साथ ही में ये डिविजिबल भी है, यानी कि छोटे काम के लिए थोड़े कॉइन्स दे के ट्रेड हो जाएगी, पूरी की पूरी गाय नहीं देनी पड़ेगी। सो यहाँ पे हुआ ये कि इंसान डायरेक्ट यूटिलिटी की जगह सिंबॉलिक यूटिलिटी की तरफ शिफ्ट होने लगा। पर ये सब कुछ ठीक था, क्योंकि वो सिंबल अभी तक एक वैल्यू होल्ड करता था जो कि रियल वैल्यू थी उस मेटल की। लेकिन फिर लीडिया में कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया बदल दी। लीडिया ने ह्यूमन हिस्ट्री का पहला ऑफिशियल कॉइन बनाया, लीडियन स्टेटर। ये कॉइन गोल्ड और सिल्वर के मिक्सचर से बना था, जिसपे एक रॉयल स्टैंप लगता था शेर के चिन्ह का या फिर ऑक्स के चिन्ह का। ये कॉइन ऑफिशियल कॉइन इसलिए माना जाता था क्योंकि इसका वेट स्टैंडर्डाइज था, मेटल प्योर था और अथॉरिटी इस पे अपना चिन्ह लगा के गारंटी प्रोवाइड करती थी कि इस कॉइन का जो वेट है वो एक्चुअल गोल्ड और सिल्वर के बराबर का ही है। लीडिया ने पहला मनी मिंट बनाया जहाँ पे अब ये कॉइन्स प्रोड्यूस किए जा रहे थे, लेकिन आम जनता ने इसे एकदम से अडेप्ट नहीं करा। किंग्स ने अपने गार्ड्स, आर्मी और फोर्सेस को कॉइन के रूप में पे करना स्टार्ट करा, जो कि आगे जाके लोकल मार्केट में इस कॉइन को सर्कुलेट करते थे। और ठीक इसी तरह ये कॉइन हर चीज के लिए यूज होने लगे। इंसान के हाथ में पहली बार पैसे थे। कॉइन्स इंटरस्टेट इकोनॉमी में काफी हेल्पफुल थे, लेकिन फॉरेन ट्रेड करने में काफी सारी प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहला, फॉरेन ट्रेड बड़े होते थे जिसके लिए पोर्ट्स का यूज किया जाता था एंड बड़े ट्रेड्स के लिए ज्यादा सिक्के चाहिए होते थे, लेकिन ये सिक्के मेटल के बनते थे तो बोर्ड का भार भी ज्यादा होता था और साथ ही ये स्पेस भी ज्यादा ऑक्यूपाई करता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ह्यूमंस एक स्टेप पीछे गए और इसका सॉल्यूशन निकला चाइना में। चाइना में कुछ बड़े व्यापारियों ने और बिजनेसेस ने एक सर्विस जारी करी कि छोटे व्यापारी उनके पास अपने मेटल कॉइन जमा कर सकते थे, जिसके बदले में उनको एक IOU मिलेगा जिसमें लिखा होगा कि उनके पास कितने कॉइन्स हैं। ये IOU बाद में रिडीम किया जा सकता था और इसके बदले में छोटे व्यापारी बड़े व्यापारी को कुछ फीस दिया करते थे। ये था पहला अनऑफिशियल बैंकिंग सिस्टम। बड़े व्यापारियों को समझ आने लगा कि सारे लोग एक साथ अपने कॉइन रिडीम करने नहीं आते हैं, इसलिए उन्होंने उन कॉइन्स को अपने शॉर्ट टर्म नीड्स और बिजनेस डील्स के लिए यूज किया और साथ ही ज्यादा उधार देने के लिए भी, जिससे कि वो और भी ज्यादा अमीर होने लगे। सरकार को यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिखी, धोखेबाज बढ़ रहे थे और राजा के हाथ से पावर जा रही थी, इसलिए 1279 में चाइना वो पहली कंट्री बना जिन्होंने ऑफिशियल पेपर मनी क्रिएट करा और सर्कुलेट भी किया। कुबलई खान, जो कि गेंगिस खान का पोता था, उसने पेड़ की छाल से पेपर मनी बनाया और हर फॉरेन ट्रेड के लिए उसे इस्तेमाल करने लगा।
काफ़ी ट्रेडर्स को ये पसंद नहीं आया क्योंकि उनकी कीमती मेटल के बदले उन्हें सिर्फ एक पेपर मिल रहा था, तो उन्होंने इसे ना कबूल करने की कोशिश करी, लेकिन कुबलाई खान उन्हें मरवा देता था, जिसकी वजह से हर कोई चाइना की पेपर मनी को एक्सेप्ट करने लगा। इवन रूलर्स खुद भी टैक्स पेपर मनी में लेने लगे, जिसकी वजह से लोगों का विश्वास इसमें बढ़ने लगा। पेपर मनी की वजह से फॉरेन ट्रेड एक अनएक्सपेक्टेड वे में बढ़ा क्योंकि ट्रैवल करना आसान हो गया था, और जैसे जैसे बाकी देशों में पैसा बढ़ने लगा, जंग भी बढ़ने लगी। 13वीं सदी में कुबलाई खान को जंग के लिए और भी ज्यादा रेवेन्यू चाहिए था, लेकिन टैक्स बढ़ाना समझदारी नहीं होती, इसलिए उसने वो करा जो कि उसकी ताकत में था, और भी ज्यादा पेपर मनी बनवाए, इतने जितने उनके पास मेटल कॉइन्स भी नहीं थे। और यहाँ से शुरू हुआ पैसों का वो खेल जो कि इंसान को आज भी भारी पड़ रहा है। पेपर मनी ज्यादा बनाने के कारण हर इंसान के पास ज्यादा पैसा आने लगा, और इसलिए ज्यादा पैसा सेम चीज को खरीदना चाहता था। व्यापारियों ने ये चीज नोटिस करी और डिमांड को देखते हुए अपने प्राइजेस थोड़े से बढ़ा दिए, लेकिन लोग फिर भी सामान खरीद रहे थे क्योंकि उनके पास पैसे थे। इस मोमेंट तक आम जनता को नहीं पता था कि उनके हाथ में जो पेपर मनी है उसके बदले में सरकार के पास मेटल कॉइन है ही नहीं। सरकारें इस चीज को बहुत अच्छे से जानती थी कि पैसा कैलकुलेशन पे नहीं बल्कि बिलीफ सिस्टम और आदत से चलता है, इसलिए सरकार ने रिडम्पशन पे एक लिमिट लगा दी, पेपर नोट्स की एक्सपायरी को इग्नोर कर दिया और भी ज्यादा पेपर मनी बनाने लगे, जिससे जन्म हुआ इन्फ्लेशन का। बात कर लेते हैं महंगाई की। Inflation data. Rising inflation. Retail inflation spikes to a 5-month high. Inflation is up 8.6%. Now we've got to buy food before the prices go up. धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि पिछले साल वो एक पेपर से जितना अनाज खरीद पा रहे थे उतना वो अब नहीं खरीद पा रहे हैं, और टैक्स सेम होने के बावजूद वो ज्यादा बचत नहीं कर पा रहे हैं। जब व्यापारियों ने सेम सामान के लिए ज्यादा पेपर मनी डिमांड करना शुरू करा तो लोगों का विश्वास टूटने लगा पेपर मनी से। लोग पेपर मनी को जल्द से जल्द खर्च करना चाहते थे, इसलिए पेपर मनी को बचाने की जगह वो रियल रिसोर्सेज जैसे कि कपड़े, खाना और मेटल्स को सेव करने लगे। नतीजा, काफी लोग पेपर मनी लेने से मना करने लगे जब तक उनको फोर्स नहीं किया जा रहा था। ब्लैक मार्केट्स बनना स्टार्ट हो गए जहाँ चीजें चोरी छुपे बेची जाती थी टैक्स बचाने के लिए। काफी लोग डिस्काउंट पे अपना सामान बेच रहे थे रियल वैल्यूएबल गुड्स खरीदने के लिए। लॉन्ग टर्म ट्रेड्स यहाँ पे खत्म होने लगे, जिसकी वजह से मार्केट्स छोटी होने लगी, लोगों की परचेजिंग पावर कम होने लगी और पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। ये सब कुछ चाइना में 10th से 14th सेंचुरी तक चल रहा था, जबकि दुनिया के बाकी देश इस सब से बचे हुए थे। इस्लामिक देशों में ट्रेड काफी जोर शोर से चल रहा था, लेकिन वो सब मेटल का ही इस्तेमाल कर रहे थे ट्रेड के लिए, या फिर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सुफ्ताजा का इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि एक तरह का IOU था। वहीं यूरोपियन कंट्रीज में सिल्वर डेली लाइफ ट्रेड्स को डोमिनेट कर रहा था। इवन चाइना भी अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए काफी सेंचुरीज तक सिल्वर को ही यूज करता रहा, इतना ज्यादा कि चाइना इवन आज भी वन ऑफ द मोस्ट सिल्वर डिपेंडेंट कंट्री है दुनिया के अंदर। दुनिया के बाकी सभी देशों ने चाइना से सबक सीखा कि पेपर मनी को लागू करने के लिए अथॉरिटी, एनफोर्समेंट और स्केल तीनों चाहिए। काफी समय तक वेस्टर्न कंट्रीज के पास ये तीनों नहीं थे, इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज में पेपर मनी लागू नहीं किया गया। लेकिन 6061 में, यानी कि आज से ठीक 365 साल पहले, स्वीडन जो कि यूरोप की एक कंट्री है, उन्होंने पेपर मनी को एक्सेप्ट करा क्योंकि उनकी मेजर ट्रेड कॉपर में हो रही थी, जो कि प्रैक्टिकल नहीं था ट्रेड साइज के इंक्रीज होने की वजह से। स्वीडन में जोहान पाल्मस्टर्च ने एक बैंक स्टार्ट करा जो कि अथॉराइज था स्टेट की तरफ से, यानी कि स्वीडन की सरकार ने जॉन को अथॉरिटी दी थी कि वो मनी इशू कर सकता था, डिपॉजिट्स ले सकता था और क्रेडिट भी दे सकता था व्यापारियों को और आम जनता को। लेकिन 6068 तक जॉन के मन में लालच आ गया और उसने ओवर इशू करके अगेन वही प्रॉब्लम रिपीट करी जो कि चाइना में हुई थी, इन्फ्लेशन। नतीजा, स्वीडन की सरकार ने जॉन को जेल में डाल दिया, लेकिन इससे आम जनता का सरकार से भरोसा उठ गया। और ऐसा सिर्फ स्वीडन के साथ नहीं बल्कि फ्रांस, अमेरिका एंड बाकी सभी वॉर स्टेट्स के साथ भी हुआ। भले ही सदियां बीत गई थी, लेकिन इंसान सेम पैटर्न को बार बार फॉलो किए जा रहा था पैसों को लेकर, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता था, फिर सरकार से भरोसा उठता था, जिससे वापस से सब अपना सिल्वर और सोना छुपा के रखने लगते थे। लेकिन इन सभी के बीच में यूरोप के अंदर ट्रेड चल रहा था और कुछ बिजनेसमैन इतने अमीर हो गए थे जितना खुद देश चलाने वाले राजा भी नहीं थे, क्योंकि ट्रेड करने वाले व्यापारी ट्रेड करके अपनी कमाई को बढ़ा रहे थे। यूनाइटेड किंगडम इस समय तक फ्रांस के साथ अपने जंग के कारण अपनी सारी रॉयल ट्रेजर्स और पैसे खर्च कर चुका था, इतना कि उनको फंड्स की नीड थी वॉर को कंटिन्यू रखने के लिए। तब 1694 में एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की नींव रखी गई जो कि आज भी एग्जिस्ट करता है और छुप के पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, द बैंक ऑफ इंग्लैंड, दुनिया का पहला सेंट्रल बैंक। विलियम पैट्रिसन जो कि एक स्कॉटिश व्यापारी था,
उन्होंने इंग्लैंड के राजा विलियम द थर्ड के सामने एक ऑफर रखा। पीटरसन ने कहा कि वो और बाकी प्राइवेट लैंडर्स स्टेट को यानी कि यूनाइटेड किंगडम को 1.2 मिलियन पाउंड्स उधार देंगे, जो कि उस समय के हिसाब से एक बड़ी रकम थी। लेकिन इसके बदले उन्हें एज अ बैंक लीगल प्रिविलेज चाहिए थी बैंक नोट्स इशू करने के लिए एंड गवर्नमेंट के डेट्स को मैनेज करने के लिए। पीटरसन ने आसान भाषा में ये कहा कि मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ जंग लड़ने के लिए, लेकिन इसके बदले में मुझे बैंक बनाओ, यानी कि सारी जनता अपना गोल्ड और सिल्वर पीटरसन के पास जमा करेगी, जिसके बदले में उनको पेपर मनी मिलेगा जो कि बैंक ही देगा एंड लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि राजा ने अथॉरिटी दे रखी है। और इस वजह से राजा को किसी रैंडम मर्चेंट से लोन नहीं लेना पड़ेगा और फ्यूचर में राजा सारे लोन बैंक से ही ले सकता है और इंटरेस्ट जमा करते रह सकता है लोगों के टैक्स मनी से। एंड सिंस बैंक ने लोगों को पैसे दिए हैं तो वो उसे इंटरेस्ट भी कमाएंगे, साथ ही गोल्ड और सिल्वर को स्टोर करने की फीस भी लेंगे। बैंक ऑफ इंग्लैंड एक अकाउंटेंट एंड मैनेजर बन गया था गवर्नमेंट के लोन के लिए और लोगों ने इस सिस्टम पे इसलिए भरोसा करा क्योंकि इंग्लैंड एक मोनार्क से पार्लियामेंट मोनार्क में कन्वर्ट हो रहा था, जो कि अभी से पहले किसी देश में नहीं हुआ था। पहले एक राजा लोन लेके ये बोल सकता था कि मैं पे बैक नहीं करूंगा, क्या करोगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क में शिफ्ट होने के कारण अब टैक्सेशन का काम पार्लियामेंट के हाथ में था और पार्लियामेंट में मर्चेंट्स एंड लैंड ओनर्स थे, बेसिकली वो लोग जिनके पैसे वॉर लड़ने के लिए यूज किए जा रहे थे। ये ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बात था जब लॉ, पावर और मनी एक साथ आए और इसी ट्रायंगल से नींव रखी गई मॉडर्न डे बैंकिंग सिस्टम की। इस सिस्टम ने देशों को भरोसा दिलाया कि पेपर मनी का इस्तेमाल किया जा सकता है और बाकी सभी देशों ने भी इस सिस्टम को कॉपी करने की कोशिश करी। कुछ गलतियां हुई लेकिन धीरे धीरे सारे देश इस सिस्टम को फॉलो करने लगे और फिर शुरू हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। प्रोडक्शन बढ़ने लगी, ट्रेड अकाउंटेबिलिटी के बाहर होने लगी, कैपिटल और क्रेडिट की भारी जरूरत पड़ने लगी। हर कंट्री के पास अपने खुद के पेपर मनी थे, लेकिन जब दो देश आपस में ट्रेड करते थे तो पेपर मनी अभी भी रिलायबल नहीं था, इसलिए गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन गोल्ड की प्रोडक्शन उतनी नहीं थी जितना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की स्पीड, इसलिए एक नया मनी सिस्टम बनाया गया जो कि था इंडस्ट्रियलाइजेशन। की वजह से ग्लोबल ट्रेड ज्यादा स्केल पे बढ़ने लगा और हर कंट्री के पास खुद की एक करेंसी थी जो कि या तो गोल्ड से बैक थी या कॉपर या फिर सिल्वर जैसे किसी मेटल से। यहाँ पे प्रॉब्लम ये राइज हुई कि उधार मेटल से भी तेजी से ग्रो हो रहा था और पूरा सिस्टम कॉन्फिडेंस पे चल रहा था जो कि बैंक्स और कंट्रीज के बीच में नहीं था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज से 150 साल पहले 1870s में गोल्ड स्टैंडर्ड बनाया गया। हर कंट्री के पास एक सर्टेन वेट ऑफ गोल्ड था जिससे कि किसी भी करेंसी की वैल्यू ऑटोमेटिकली सेट की जा सकती थी। यानी कि इंडिया के पास अगर 100 टन का गोल्ड है और इंडिया ने 100 नोट छापे हैं तो एक नोट की वैल्यू 1 टन गोल्ड जितनी होगी। ठीक इसी हिसाब से आप हर एक करेंसी के रेट निकाल सकते थे, जिससे अब दो करेंसीज के एक्सचेंज रेट को कैलकुलेट करना आसान हो गया था और यहीं से पहली बार शुरू हुआ फॉरेन एक्सचेंज रेट का अनऑफिशियल सिस्टम। इससे ग्लोबल ट्रेड में कॉन्फिडेंस आया और जनता में भी। कैसे, इसको अच्छे से समझिए। अगर दो देश आपस में ट्रेड कर रहे होते हैं और कोई एक देश ज्यादा सामान या गुड्स बाहर भेजता है कंपेयर टू उन्होंने जितना खरीदा है, तो सामने वाले देश को गोल्ड ज्यादा देना पड़ता था, जिससे कि पहले कंट्री के अंदर सोना आ जाता था, जिसका मतलब ये है कि अब वो कंट्री ज्यादा नोट्स प्रिंट कर सकती है क्योंकि अब उनके पास ज्यादा सोना है। और अगर नोट्स प्रिंट हुए हैं तो मार्केट में सर्कुलेट होंगे, यानी कि लोगों के पास अब ज्यादा पैसा है और अगर लोगों के पास ज्यादा पैसा है तो वो खर्च भी ज्यादा करेंगे। लेकिन क्योंकि ज्यादा लोग खर्च करने को तैयार है तो चीजों के दाम बढ़ेंगे और जैसे जैसे चीजों के दाम बढ़ेंगे वैसे देश के बाहर सामान जाना कम हो जाएगा क्योंकि चीजें महंगी होगी। वहीं पे जो दूसरा देश था जिसने सोना दिया था, उस देश में सोना बाहर देने की वजह से पैसे प्रिंट नहीं होंगे, यानी कि लोगों के पास कम पैसे होंगे और क्योंकि अब उनके पास कम पैसे है तो वो लोग खर्च भी कम करेंगे, जिसकी वजह से वहाँ के सामानों का रेट कम करना पड़ेगा वरना कोई नहीं खरीदेगा। और क्योंकि अब सामान का रेट कम हो गया है तो सामान ज्यादा बाहर भेजा जाएगा क्योंकि किसी तीसरे देश के लिए यहाँ से सामान लेना ज्यादा प्रॉफिटेबल है कंपेयर टू पहले देश के। और जब यही साइकिल चलती रहेगी तो बहुत जल्द पहले देश को अपना सोना बेचना पड़ेगा और दूसरे देश के अंदर सोना वापस आ जाएगा। गोल्ड फ्लोज एक्टेड लाइक अ थर्मोस्टेट। ये लाइन इसलिए कही जाती है क्योंकि अब बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के या फिर कह लीजिए बिना किसी सुपरविजन के सारे देश अपने आप ही स्टेबल हो गए थे। ये ट्रेड सिस्टम इतना परफेक्ट था कि ओवर टाइम हर देश के अंदर गोल्ड आता भी था और समय के हिसाब से देश के बाहर जाता भी था। अभी तक इंसान रिडीमेबल कमोडिटी मनी से पूरी तरह से आगे बढ़ चुके थे रिप्रेजेंटेटिव मनी अंडर गोल्ड स्टैंडर्ड्स की वजह से, क्योंकि अब कोई भी अपने सोना या चांदी रिडीम नहीं कर रहा था। सारे देशों के लोग अब पेपर मनी का ही इस्तेमाल करते थे जो कि सरकारी बैंक्स बना रहे थे और यहाँ तक सब कुछ ठीक था। इंसानों के हाथ में जो पैसे थे वो अभी भी एक रियल वैल्यू होल्ड करते थे जिसके लिए सरकार जिम्मेदार थी। पर फिर इंसान की पावर की भूख ने एक नई प्रॉब्लम को जन्म दिया।
1870 से लेके 1914 तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन काफी तेजी से चल रहा था। लोग नई नई कमोडिटीज पे पैसा खर्च कर रहे थे। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि हर एक आइटम का मास प्रोडक्शन शुरू हो चुका था। काफी लोगों के पास कार थी और काफी लोगों के पास पैसा था स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए। लेकिन इन सब के बाद भी सरकारों के बीच जंग चल रही थी। ये जंग थी वर्ल्ड वॉर 1, जो कि 1914 में शुरू हुई। इस जंग ने अर्ली 90s के सभी सेंट्रल पावर्स को कमजोर कर दिया। यूरोपियन पावर लाइक ब्रिटेन एंड फ्रांस, जो कि उस समय के सबसे ताकतवर और इकोनॉमिकली स्ट्रांग देश थे, वो जंग में अपना सब कुछ हार चुके थे। 4 साल चलने वाली इस जंग में अमेरिका आखिरी समय तक एक न्यूट्रल कंट्री रहा, यानी कि अमेरिका ने जंग में हिस्सा नहीं लिया था। और क्योंकि यूरोप को जंग जीतनी थी, इसलिए उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज बंद करके सबको सैनिक बना दिया। लेकिन कोई भी देश खाना, पानी और पैसे और हथियारों के बिना नहीं चलता, इसलिए यूरोप ने ये सब कुछ अमेरिका से खरीदा, जो कि यूरोप के साथ साथ बाकी देशों को भी माल बेच रहा था। अमेरिका ने 4 साल में इतना ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करा और बेचा कि सभी देशों को अपना काफी ज्यादा सोना अमेरिका को देना पड़ा। लेकिन यहाँ पे अमेरिका सिर्फ फायदे में नहीं था, बल्कि बहुत ही बड़े नुकसान से सिर्फ कुछ कदम की दूरी पे था। अमेरिका ने ब्रिटेन, जर्मनी एंड फ्रांस को काफी ज्यादा उधार दिया था, जिस उधार का इस्तेमाल करके ये देश अमेरिका से ही चीजों को खरीद रहे थे, जिससे यूएस का एक्सपोर्ट बढ़ रहा था। लगभग हर एक कंपनी अमेरिका के अंदर 10 गुना ज्यादा कमा रही थी। अमेरिका में रोरिंग 20s का समय आ चुका था, यानी कि एक ऐसा समय जब लगभग सबके पास काम था, सबके पास पैसे थे, लोग अच्छी जिंदगी जी रहे थे और महंगे महंगे शौकों पे पैसा खर्च कर रहे थे। लेकिन क्योंकि लोगों के पास पैसा आ गया था, तो और इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी। लोग स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने लगे। बैंक्स भी लगभग हर किसी को लोन देने लगी, क्योंकि सबके पास पैसे थे। 1923 में अमेरिका का स्टॉक मार्केट बढ़ना शुरू हुआ और हर साल पैसा डबल कर रहा था। लोगों को ये पैसा कमाने का एक आसान तरीका दिखा, इसलिए काफी लोगों ने लोन लेके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। काफी लोगों ने अपने घर, जमीन भी गिरवी रख के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए। सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर एकदम से स्टॉक मार्केट गिरा, क्योंकि यूएस मार्केट में ओवर प्रोडक्शन हो चुका था, यानी कि इतना माल बन रहा था जितना लोग खरीद भी नहीं रहे थे। इससे कंपनी का लॉस होना स्टार्ट हुआ और लोगों के बीच में बातें फैलने लगी और लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकालने लगे। बैंक्स ने भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, जिस वजह से वो ज्यादा चीजें खरीद नहीं पा रहे थे। इससे इंडस्ट्रीज को नुकसान होना स्टार्ट हुआ और उन्होंने लोगों को जॉब से निकाल दिया। मंदी देखते हुए बैंक्स ने लोगों को लोन जल्दी चुकाने को बोला, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। बैंक दिवालिया होने लगे और ये देखकर जिन लोगों ने अपने पैसे बैंक में जमा कर रखे थे, वो भी पैसे निकालने लगे, लेकिन बैंक के पास उनको देने के लिए भी पैसे नहीं थे। लगभग सभी सड़क पे आ चुके थे। यूएस सरकार ने जब उन देशों से पैसे मांगे जिनको लोन दिया गया था वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे, तब उन देशों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। 29 अक्टूबर 1929 यूएस मार्केट को $14 बिलियन का नुकसान हुआ और यहाँ से शुरू हुआ द ग्रेट डिप्रेशन। Don't you buy a sandwich? I sure would like to do that, ma'am. But the fact is, we ain't got but a dime for it. एक ऐसा समय जब पूरी दुनिया के पास पैसा नहीं था, क्योंकि अब बाकी देश अमेरिका से पैसे नहीं मांग सकते थे और अमेरिका खुद किसी और से पैसे नहीं मांग सकता था। यहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम की एक कमी सामने आई। 1931 में ब्रिटेन ने गोल्ड स्टैंडर्ड को तोड़ते हुए जितना गोल्ड उनके पास था उससे ज्यादा पैसा प्रिंट करा, जिससे पाउंड की वैल्यू कम तो हुई, लेकिन टैक्स रेट भी कम हुए और लोग दोबारा उधार ले पा रहे थे। एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ और जो इकोनॉमी डूब रही थी, अब वो थोड़ी स्टेबल होने लगी। ये इंसान के इतिहास में पहली बात था जब गोल्ड स्टैंडर्ड को फॉलो करने वाले देश नुकसान में जाए जा रहे थे, जबकि उसको ना फॉलो करने वाले देश धीरे धीरे रिकवर कर रहे थे। ब्रिटेन के साथ काफी सारे देशों ने गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ दिया और खुद ही कैश फ्लो को मेंटेन करने लगे। यूएस ने भी ऐसा ही किया, लेकिन यूएस की मंदी इस चीज से खत्म नहीं हुई। उसके पीछे कुछ और कारण था। इस समय तक गोल्ड स्टैंडर्ड को पूरी तरह से नहीं छोड़ा गया था, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए अभी भी पैसों की वैल्यू गोल्ड से ही कंपेयर करके निकाली जाती थी। यानी कि इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा था, लेकिन पैसा अभी भी एक कमोडिटी से लिंक था। लेकिन ये भी ज्यादा समय तक नहीं रहा। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, जिसकी वजह से यूएस का एक्सपोर्ट वापस से बढ़ने लगा और वो मंदी से बाहर आने लगा। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने तक यूएस के पास पूरी दुनिया का 70% गोल्ड आ चुका था और यूएस एक ग्लोबल पावर बन चुका था। यूएस सरकार को यहाँ पे एक बात बहुत अच्छे से समझ आ गई थी, वॉर इज द बेस्ट बिजनेस, और इस वजह से आज तक यूएस हर कोशिश करता है देशों के बीच में जंग करवाने की, जबकि बाकी देशों में एक कहावत आज भी कही जाती है, द ग्रेट डिप्रेशन नेवर एंडेड। यूएस के पास सबसे ज्यादा गोल्ड था, यूएस की इकोनॉमी सबसे आगे थी,
अमेरिकन गुड्स खरीदने के लिए डॉलर्स लगते थे और साथ ही में अमेरिकन मार्केट काफी ओपन भी था ट्रेड के लिए और इसी वजह से एक नया मनी सिस्टम बनाया गया। यूएस सरकार ने सभी देशों को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार स्टेबल है और वो उनसे लोन ले सकते हैं और जब चाहे पैसों के बदले में गोल्ड ले जा सकते हैं। दुनिया की 44 कंट्रीज ने यूएस डॉलर को पैसों का स्टैंडर्ड बना दिया। अब कोई इंसान जाके अपने पैसों से वापस से गोल्ड नहीं निकाल सकता था। यह अथॉरिटी अब सिर्फ देश के सरकारों के पास थी। आम इंसान के लिए पैसा सिर्फ एक कागज था जिसकी वैल्यू सरकार के हाथ में थी। सारे देशों की करेंसी बैक थी यूएस डॉलर से, जबकि यूएस डॉलर बैक था गोल्ड से। यूएस ने जंग करने वाले सभी देशों को वापस से एस्टेब्लिश होने के लिए फिर से लोन दिया ताकि वो दुनिया में यूएस डॉलर की लिक्विडिटी को इंक्रीज कर सके। लेकिन इस सिस्टम में एक प्रॉब्लम थी। यूरोप और जापान ने बहुत जल्दी से अपने देश को वापस से खड़ा कर लिया, लोगों को रोजगार दिया और अपने गुड्स अमेरिका को बेचना शुरू कर दिए। अब क्योंकि अमेरिकन लोगों के पास पैसे थे तो उन्होंने जर्मन कार्स खरीदना शुरू किया, जापान की टेक्नोलॉजी खरीदी, अरब और बाकी देशों से ऑयल खरीदा और धीरे धीरे यूएस का ट्रेड डेफिसिट बढ़ने लगा। यानी कि यूएस जितना माल अपने देश के बाहर भेज रहा था उससे काफी ज्यादा माल इंपोर्ट कर रहा था और ये चीज काफी समय तक छुपी नहीं रही। 1960 में यूएस वियतनाम के साथ जंग में था और यूएस के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ने लगा और जब सभी देशों ने अपने अकाउंट्स को मैनेज करा तब ये बात फैलने लगी कि यूएस के पास उतना गोल्ड नहीं है कि वो सभी देशों के एक साथ मांगने पर उन्हें गोल्ड वापस दे सके। फ्रांस के प्रेसिडेंट यूएस की इस बात को सामने लाने के लिए यूएस डॉलर्स के बदले गोल्ड खरीदने लगे, वो भी पूरी दुनिया के सामने, ताकि यूएस पे एक प्रेशर बने। और ये बात सच निकली, यूएस के पास उतना गोल्ड नहीं था। 1971 में यूएस प्रेसिडेंट ने एक स्टेटमेंट रिलीज करी। I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. ये ह्यूमन हिस्ट्री का वो आखिरी दिन था जब पेपर मनी की वैल्यू गोल्ड के हिसाब से डिसाइड की जाती थी। सभी देशों की सरकार ने ये स्पीच सुनी लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि डॉलर के अगेंस्ट जाना वापस से ग्लोबल रिसेशन ले आता। इसे बोलते हैं फिएट, जिसका मतलब होता है इट शैल बी। पैसा आज के टाइम पे पैसा इसलिए है क्योंकि सरकार ने बोला है इट शैल बी मनी और इसी समय से शुरू हुआ पैसों का एक ऐसा मायाजाल जो कि आज तक चल रहा है।